अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने अपनी टोटल इनकम से सभी खर्चों को काट कर लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये तक सेव कर लेते हैं और वो जो सेविंग अमाउंट है उससे आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है उसको लेकर आपके मन में अभी दुविधा है, उससे को लेकर आपके मन में अभी कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करने वाला हूं जहां पर आप अगर हर महीने 3 हज़ार रुपये या फिर 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकता है। तो यहाँ पर जो 3 इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ उसको मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया है, जिससे कि आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स है वो भी फुलफिल हो सके और आपकी अगर लॉन्ग टर्म नीड्स है तो उनको भी फुलफिल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति सेविंग करता है तो उस सेविंग के पीछे उनकी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म नीड्स को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म नीड्स कौन कौन सी आ जाती है? शॉर्ट टर्म नीड्स वो होती है जो हमें 1 या 2 साल में से पैसों की ज़रूरत है, किसी भी कारण से ज़रूरत है और उन पैसों को हमें चाहिए 1 या 2 साल में, तो वो हो जाती है शॉर्ट टर्म नीड्स। और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो पैसे हैं वो काफ़ी सिक्योर है, मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सिक्योर है और हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को वो फुलफिल कर सके। अब लॉन्ग टर्म नीड्स कौन कौन सी आ जाती है? लॉन्ग टर्म नीड्स आ जाती है से मैंने अभी अपनी अपनी जो कमाई है वो स्टार्ट किया ही है और मुझे फ्यूचर में शादी करना है, अपना घर बचाना है, या फिर मेरे बच्चे हैं जो फ्यूचर में उसकी उनकी हाई एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए मुझे अभी से पैसे सेविंग करना है, तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म नीड्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पर जो 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो ये शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म नीड्स को ध्यान में रखकर ही करने वाला हूँ। से मेरी हर महीने जो सेविंग की अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाती है 5 हज़ार रुपये, मतलब हर सभी खर्चों को यहाँ पर काट कर मैं 5 हज़ार रुपये सेव कर लेता हूँ हर महीने। तो यहाँ पर ये जो 5 हज़ार रुपये है ये मैं 2,000 और प्लस 1 हज़ार रुपये के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर जो पहली 2,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा वो इन्वेस्ट करूँगा रिकरिंग डिपॉजिट पर। किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर हम रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं। अभी जो रिकरिंग डिपॉजिट है, इस रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन करने के लिए हर महीने एक अमाउंट मुझे रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पड़ता है और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद एक लिमिटेड पीरियड के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और उस पीरियड में मुझे इंटरेस्ट मिलती है और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर जब भी हमारी मैच्योरिटी होगी तो उस अमाउंट को हमें दे दिया जाता है। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है, रिकरिंग डिपॉजिट काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो टेनियर के हिसाब से पहले से ही हमें पता होता है। तो उसके हिसाब से हमें अपनी जो नीड्स है उसको ध्यान में रखकर अपनी जो टेनियर है उसे सिलेक्ट करना है और टेनियर के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो हमारी जो ये रिकरिंग डिपॉजिट की पूरी टेनियर है वहाँ पर मिल जाया करेगी और मैच्योरिटी के समय हमें इनपुट जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट अमाउंट एकुमुलेट हो गई है वो टोटल मिलाकर हमें दे दिया जाता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट तो मुझे लगता है उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लोगों को पता ही है आखिर रिकरिंग डिपॉजिट होती क्या है। तो सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट पर हम जो हमारी 5 हज़ार रुपये है उस 5 हज़ार रुपये की 2 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे अपनी जो शॉर्ट टर्म नीड्स है उनको ध्यान में रखकर। अब यहाँ पर मैंने अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को ध्यान में रखते हुए रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने 2 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब तो ये 5 हज़ार रुपये से 2 हज़ार रुपये रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। अब बच जाती है मेरे पास 3 हज़ार रुपये। अब ये जो 3 हज़ार रुपये है इनको मुझे लॉन्ग टर्म जो मेरी नीड्स है उनको ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट अभी करना पड़ेगा। अब ये जो 3 हज़ार रुपये है इन 3 हज़ार रुपये को भी मैं एक जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, यहाँ पर भी 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को फुलफिल सिलेक्ट करूंगा जो मेरी जो लॉन्ग टर्म नीड्स है उनको फुलफिल भी कर सके और जो मेरी अमाउंट है, जो मेरे पैसे हैं, वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई भी हो जाए। अब यहाँ पर जो पहली इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी। अब म्यूचुअल फंड की एसआईपी को अगर हम सिंपली समझे तो ये रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ही होती है। यहाँ पर भी हर महीने एक अमाउंट को हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब भी हम एसआईपी को क्लोज करेंगे उस समय जो भी हमें रिटर्न मिलेगी उस रिटर्न को हमें लौटा दिया जाता है। अब ये जो एसआईपी होती है ये एसआईपी हम किसी भी बैंक में जाकर ओपन कर सकते हैं, जिस भी ब्रांच में हमारी सेविंग अकाउंट है उस ब्रांच में जाकर हम ओपन कर सकते हैं। अब ये जो एसआईपी होती है ये एसआईपी थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि जो एसआईपी में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे सीधे सीधे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, जो बैंक है वो थ्रू बैंक एसआईपी म्यूचुअल फंड की जो भी यहाँ पर फंड मैनेजर है उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करवा दिया जाता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म नीड्स को ध्यान में रखकर एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए ये
फंड जो ये एसआईपी है तो ये थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म नीड, जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही 1 साल बाद, और अगर जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए उस समय अगर शेयर मार्केट डाउन में चली जाती है तो उस समय जो हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मार्केट डाउन में है तो हमारी फंड भी उस समय शायद डाउन में ही रहेगी। तो एसआईपी हमेशा ही लॉन्ग टर्म नीड्स को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, और एसआईपी की जो मिनिमम टेन्योर है जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो होती है 5 सालों की, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म नीड्स है वो 5 सालों के बाद ही आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म नीड्स 5 सालों से नीचे की होती है और लॉन्ग टर्म नीड्स 5 सालों की ऊपर की होती है। तो रिकरिंग डिपॉजिट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए है, और म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी होती है वो लॉन्ग टर्म जो नीड्स है उनके लिए होती है। अब अगर एसआईपी की बातें करें तो एसआईपी में अगर हमने 10 या 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो करीब करीब 8 से 10% तक तो रिटर्न आ ही जाता है। तो और एसआईपी की जो और एक बेनिफिट है वो है इसकी जो भी यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड है वो, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट में पहले से ही हमें एक मैच्योरिटी पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता है, एक टेन्योर सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन एसआईपी में कोई भी हमें टेन्योर सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। जब भी हम देखते हैं कि हमारी फंड काफ़ी ऊपर चली गई है, उसी समय हम एसआईपी को उसी दिन क्लोज करके अपनी जो भी रिटर्न है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसको हम अपने अकाउंट पे ही क्रेडिट करवा सकते हैं। तो एसआईपी की सबसे बड़ी फ़ायदा यही है। अब 2,000 रुपये मैंने रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं हर महीने, और 2,000 रुपये मैंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं हर महीने। अब मेरे पास बचते हैं 1,000 रुपये। अब ये जो 1,000 रुपये है ये मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे 2 in 1 फ़ायदा पहुंचाएगी, और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है इस पे 2 प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, Tier 1 और Tier 2। लेकिन मैं यहाँ पर Tier 1 के बारे में बातें नहीं करूँगा, क्योंकि Tier 1 खासकर उन लोगों के लिए है जो नौकरी कहीं पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मेनली बातें करूँगा Tier 2 के ही बारे में। अब Tier 2 भी ठीक एसआईपी की तरह ही होती है, जैसे कि एसआईपी में जो पैसे हैं वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से जो एनपीएस की Tier 2 होती है वहाँ पर भी हम जो अपनी 1,000 रुपये है वो हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, और उन पैसों को मार्केट में ही नॉर्मली इन्वेस्ट कर दिया जाता है। आप जब लॉन्ग टर्म नीड्स की बातें करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर डेट में कीजिएगा तो वहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं है, 6 से 7% तक ही रिटर्न आएगी जो इन्फ्लेशन को कवर नहीं करती है। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट इन्फ्लेशन को कवर करके ही रिटर्न यहाँ पर एक्यूमुलेट कर देती है। तो एनपीएस में भी हम जो पैसे हैं वो Tier 2 के थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इक्विटी मार्केट। अब 1,000 रुपये मेरी हर महीने थ्रू एनपीएस ये इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, और उसके बाद जो रिटर्न है वो भी एक्यूमुलेट होती रहेगी। अब ये इन्वेस्टमेंट मुझे करते रहना है मेरी 60 साल होने तक। अब जब भी मेरी 60 साल होगी तो मैं एक सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, और उसके बाद जो ये एनपीएस में पैसे हमें मिलेंगे उसको हम एज ए एन्युटी परचेस करके भी थ्रू पेंशन ले सकते हैं अपनी सीनियर सिटीजन, मतलब अपनी बुढ़ापे के समय में। तो ये जो एनपीएस है ये एनपीएस हमें 2 तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी। पहले तो इसने मुझे पूरी की पूरी टेन्योर पे अच्छी तरह से रिटर्न एक्यूमुलेट करके दिया है, और दूसरी ये जो जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, जब हमारी बुढ़ापे आ जाएगी तो उस समय जो ये पैसे एक्यूमुलेट हो गए हैं इन एनपीएस, उससे हम एन्युटी परचेस करके अपनी जो पेंशन है वो भी ले सकते हैं हर महीने। तो मेरी 5,000 रुपये, 2,000 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 2,000 रुपये मेरी यहाँ पर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और 1,000 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एनपीएस में। तो मेरी शॉर्ट टर्म नीड, मेरी लॉन्ग टर्म नीड, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म नीड हो या फिर मेरी जो फ्यूचर जो मेरी रिटायरमेंट की लॉन्ग टर्म नीड हो, उसको भी ध्यान में रखकर ये तीनों ही मेरी जो नीड्स है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। अगर आपकी जो मंथली सेविंग है वो 3,000 रुपये भी है तो आप एक 1,000 रुपये करके तीनों ही स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपकी हर जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल में लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। अगर आपके मन में एनपीएस या फिर एसआईपी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी यहाँ कन्फ्यूजन रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।